नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है वीकली रिवीजन सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, वीकली रिवीजन सीरीज़ आपकी हर संडे को आती है और इस सीरीज़ में पूरे हफ्ते में आपकी जितनी डिटेल क्लासेस होती हैं उनके एमसीक्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिससे आपका डिटेल क्लासेस हम थ्योरी में कवर करते हैं, पूरी फैक्ट के साथ कवर करते हैं, उनके एमसीक्यूज लगाकर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और कॉन्सेप्ट आपके और अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आज हम यहाँ पर इस सीरीज की 6ठी क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। इससे पहले 5 क्लासेस हमारी कवर हो चुकी हैं वीकली रिवीजन की। तो पिछले 5 हफ्ते की जो हमारी डिटेल क्लासेस हैं उन सब का रिवीजन आप इन 5 क्लासेस से कर सकते हैं और इससे आपको आइडिया भी मिलता है जिस क्वेश्चन में आप फंसते हैं फिर आप उसकी डिटेल क्लास को देखकर उसके सारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हमने इस हफ्ते जितनी डिटेल क्लासेस करी हैं, 4 डिटेल क्लासेस हमने यहाँ पर कवर करी, जिसमें हमने संविधान की प्रस्तावना को कवर किया था, संविधान की अनुसूचियों को कवर किया, संविधान के भाग 22 भाग में किस भाग में क्या बात है उसको कवर किया और नागरिकता से संबंधित बातों को देखा। और इसके बाद हमने ज्योग्राफी में भारत की जलवायु को देखा, कोपेन का वर्गीकरण देखा, भारतीय मानसून के बारे में उसकी सभी शाखाओं के बारे में हमने डिटेल में बात करी। इन्हीं सब टॉपिक्स के एमसीक्यू आपको आज के वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। साथ में इन्हीं टॉपिक्स के लूसेंट के एमसीक्यू भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे, जिससे आपके और ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यानी संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? यह कहा जाता है प्रस्तावना को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को कहा था, लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाएगा तो आप प्रस्तावना का नाम यहां पर लेंगे। प्रस्तावना को राजनैतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? भारतीय संविधान की के.एम. मुंशी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य इसके रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हमने प्रस्तावना को डिटेल में कवर किया था, एक एक शब्द का क्या मतलब है, प्रस्तावना से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, सब कवर किए थे। उसी का एमसीक्यू हम यहां पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है और इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ निकलता है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण भी जनता ने किया, इसे अंगीकार भी जनता ने किया और इसे लागू भी जनता के द्वारा किया गया। ठीक है, और संविधान की शक्ति का स्रोत भी क्या है? हम भारत के लोग यानी कि जनता। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो प्रस्तावना की शुरुआत किससे हो रही है? हम भारत के लोग, और लास्ट में लिखा है संविधान को अंगीकृत करते हैं, आत्मर्पित करते हैं। तो संविधान की शक्ति का स्रोत और शासन की सत्ता का, सर्वोच्च सत्ता का किसमें निहित है? यह आपकी जनता में निहित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये सारी बातें कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, भारत के लोग इसका प्रयास करेंगे, ये सारे उद्देश्य प्रस्तावना में आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? हाल ही में नाम को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हुई। हमारे संविधान की प्रस्तावना में देश के 2 नाम हैं, भारत और इंडिया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? वैसे कहने को तो बनाया था संविधान सभा ने, लेकिन किसके नाम से बनाया और किसके नाम से स्वीकार किया गया वो है भारत की जनता। तो ऑप्शन सी आप सही आंसर करेंगे, संविधान सभा को आप टिक नहीं करेंगे, क्योंकि प्रस्तावना में यह नहीं लिखा गया है कि हम संविधान सभा आज इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। वहां पर क्या लिखा है? हम भारत के लोग, जनता यहां पर सही आंसर होगा। निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा दी थी?
प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र ये कहा था N.A. पालकीवाला ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। काफी फेमस संविधान विशेषज्ञ हैं पालकीवाला, इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा था। ठीक है, संविधान का। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है और कितने प्रकार की भ्रातृत्वता है, और यही क्रम आपने बताना है। हमारे संविधान में न्याय 3 प्रकार के हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, समानता 2 प्रकार की है और भ्रातृत्वता यानी भाईचारा 1 प्रकार का है। तो 3, 5, 2, 1 इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। 3 प्रकार की न्याय कौन कौन सी है? राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, और 1 प्रकार का भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की बात यहां पर करी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है? तो अब तक हमारे संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है। यह संशोधन 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में किया गया था, और इसी के तहत पहली बार और आखिरी बार प्रस्तावना को यहां पर चेंज किया गया था। इसमें 3 नए शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को यहां पर जोड़ा गया था। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? देखिए यहां पर अगर मैं इस चीज को कट कर दूं, क्वेश्चन होगा भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, तब आप आंसर करेंगे 1951। यहां पर पूछा है प्रस्तावना में पहली बार कब किया गया था, तो प्रस्तावना में पहली बार 1976 में किया गया। जल्दबाजी में संविधान में प्रथम संशोधन 1951 पे आपने टिक नहीं करना है। प्रस्तावना का पूछा है 1976 42nd अमेंडमेंट यहां पर किया गया था। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? यानी 42वें संशोधन के द्वारा इनमें से कौन से शब्द संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में जोड़े गए? तो ये है आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द। इनके अलावा एक और शब्द जोड़ा गया था, अखंडता शब्द। पहले प्रस्तावना में सिर्फ एकता शब्द लिखा गया था कि हम राष्ट्र की एकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसको थोड़ा सा चेंज किया गया, एकता और अखंडता इसको कर दिया गया। तो अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी इनको जोड़ा गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। और राज्य सरकार का मतलब यहां पर केंद्र सरकार से है, देश की सरकार से है कि देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों का यहां पर सम्मान किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? पंथ निरपेक्ष है, समाजवाद है, प्रभुत्व संपन्न है और लोक कल्याण शब्द इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? यानी इनमें से किस प्रकार के उद्देश्यों, किस प्रकार के न्याय, किस प्रकार की स्वतंत्रता को संविधान की प्रस्तावना में नहीं बताया गया है? हमारे संविधान में न्याय के बारे में है, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, तीनों ये रहे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता भी है, ये रही आपकी। 2 प्रकार की समता के अवसर भी हैं। प्रस्तावना में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में नहीं बताया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो देखिए संविधान से संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का स्रोत का मतलब यह है संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है। तो ये तो स्पष्ट होता है कि जनता है। शासन के ध्येयों का विवरण, ये भी उद्देश्य जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं कि सरकार का उद्देश्य होगा 3 प्रकार के न्याय दिए जाएं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिए जाएं, वो सारे उद्देश्य। तो शासन के ध्येयों का, उनके उद्देश्यों का विवरण भी दिया गया है। संविधान को लागू करने की तिथि ये प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जो तिथि है वो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करने की जो तिथि है 26 नवंबर 1949 वो अंकित है संविधान की प्रस्तावना में। संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी को और ये तिथि प्रस्तावना में नहीं है। तो संविधान की प्रस्तावना से हमें संविधान लागू होने की तिथि पता नहीं चलती है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं।
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, ये वाला गलत है। इनको तो 42वें संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, ये वाला आपका सही हो जाएगा। यही आपको बताना था। उक्त शब्द 1985 में, तो ये गलत हो जाएगा। उक्त शब्द प्रस्तावना का अंग नहीं है, अब अंग है। शुरुआत में नहीं थे, लेकिन अब ये संविधान की प्रस्तावना का अंग है। ठीक है, तो केवल आपका सेकंड वाला स्टेटमेंट यहां पर सही है, बाकी आपके गलत हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारत के संविधान निर्माताओं के द्वारा भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्र का मतलब यहां पर यह है कि सरकार का चयन जनता के द्वारा होगा। जनता ही हर 5 साल में सरकार का चयन करेगी, वो खुद डिसाइड करेगी कौन उसके नेता होंगे, यानी जनता ही यहां पर सर्वोच्च शक्ति होगी। और गणतंत्र का मतलब यह है जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा, जो हमारे देश का सबसे बड़ा प्रमुख होगा, उसका भी निर्वाचन होगा, वंशानुगत नहीं होगा, मनोनीत नहीं होगा, वो भी चुनाव के द्वारा ही चुना जाएगा। तो प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति, वो भी चुने जाते हैं। और सरकार आप जानते हैं हर 5 साल में चुनाव होते हैं। तो भारत में कैसी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है। ब्रिटेन में कैसी है? ब्रिटेन में लोकतांत्रिक राजतंत्र है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत एक गणतंत्र है, लोकतंत्र तो है, गणतंत्र भी है। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, भारत है। भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? गणतंत्र वो होता है जिसमें राज्य का जो प्रमुख होता है निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, यानी उसका चयन किया जाता है, उसे मनोनीत या वंशानुगत वो नहीं होता। जैसे ब्रिटेन में राजवंश होते हैं, ऐसा भारत में नहीं है। तो जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष चुना जाता है वहां पर गणतंत्र होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख है? तो अभी हमने देखा था समता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की समता, एक आपकी प्रतिष्ठा की समता और एक अवसर की समता। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। ठीक है। न्याय कितने प्रकार के हैं? ऊपर देखा था 3 प्रकार के। स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार की। ठीक है। संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना का विचार ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ऑप्शन ए होता अगर यहां पर भाषा पूछी होती, डी आंसर है क्योंकि यहां पर विचार पूछा है। ठीक है। निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचे का सिद्धांत यह दिया गया था केशवानंद भारती केस में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रस्तावना है उसमें सरकार संशोधित कर सकती है, लेकिन उसे इतना ध्यान रखना होगा कि वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन न करे। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान का भाग है प्रस्तावना। ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। मूल संविधान में हमारे संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? सही आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी अनुसूची आपके महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभाओं के सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, भारत के सीएजी, सबकी तनख्वाह का उल्लेख किसमें किया गया है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 12 अनुसूचियां हैं, तो कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है पूछा जाता है। दूसरी अनुसूची हमने देखी वेतन से संबंधित है। जो संघ है और राज्य हैं इनके बारे में जानकारी प्रथम अनुसूची में दी गई है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो तीसरी अनुसूची है, हमने पहली और दूसरी देख ली, तीसरी अनुसूची शपथ तथा प्रतिज्ञान से है, यानी महत्वपूर्ण जो अधिकारी होंगे जिसमें संघ के मंत्री होंगे, विधानसभाओं के सदस्य होंगे, संसद के सदस्य, सीएजी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इन सब की शपथ का उल्लेख कहां पर किया गया है? इन सबको शपथ कौन दिलाएगा, कौन सी शपथ ये लेंगे, वो सब संविधान की तीसरी अनुसूची में बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है,
संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है? तो राज्यों के लिए राज्यसभा में सीटें ये दी गई हैं चौथी अनुसूची में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? यानी विभिन्न राज्यों में जो एसटी क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? ये आपके 5वीं अनुसूची में किया गया है। तो पहली अनुसूची में संघ और राज्यों का क्षेत्र के बारे में बताया गया है, दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में, तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के बारे में और 5वीं आपके राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, ये 5 अनुसूचियां अभी तक हमने देखी। संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्न में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं है? देखिए, 5वीं अनुसूची राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, लेकिन 5वीं अनुसूची 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में नहीं है। सभी राज्य इसमें शामिल हैं केवल 4 राज्यों को छोड़कर। ये 4 राज्य हैं आपके असम, इसके साथ आता है आपका त्रिपुरा, इसके साथ आपका आता है मिजोरम और इसके साथ आता है मेघालय। इन 4 को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किसमें है? अनुसूची 5 में। इन 4 राज्यों का उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। क्वेश्चन यह है कि 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है? ये 4 राज्य हैं, असम भी है, मिजोरम भी है, मेघालय भी है, मणिपुर नहीं है। मणिपुर के स्थान पर कौन है? त्रिपुरा। और यही आपने बताना था। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसी अनुसूची के अंदर 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें विषयों को दिया गया है कि कौन किस सूची के विषय पर कानून बना सकता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपकी भाषाओं से संबंधित है। हमारे संविधान में, मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं थी, वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और ये किसमें हैं? 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 8 के MCQ हमने देखा और ये सभी 8 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन के द्वारा और यह हुआ था 1951 में। ठीक है, जो 9वीं अनुसूची थी ये भूमि से संबंधित थी, भूमि सुधारों से संबंधित थी। ठीक है, किस अधिनियम को संविधान की किस सूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? यानी कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसके अंदर अगर हम कोई अधिनियम डाल दें, कोई अनुच्छेद डाल दें, फिर आप उसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? यह है 9वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची भारत के संविधान में शामिल किया गया था? तो 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में दल बदल कानून आया था और इसे 10वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कई जगहों पर क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये आपके दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 1985 में। कौन सा संशोधन था? 52वां। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन आपके 1992 में हुआ और 1993 से ये लागू हुआ और इसके तहत संविधान में 11वीं अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है इसको जोड़ा गया। ठीक है, और 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया जो नगर निकायों से संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? यानी ऐसे विषय जिनके ऊपर पंचायत कानून बना सकती है, ऐसी विषयों की सूची किसमें है? 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं ऐसे। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है कि राज्यों की विधानसभा और पंचायतों में शक्तियों का विभाजन किसमें है? जैसे केंद्र और राज्यों का किसमें है? अनुसूची 7 में। ऐसे ही विधानसभा और पंचायतों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन किसमें है? अनुसूची 11 में। इस अनुसूची के अंदर 29 विषय शामिल किए गए हैं जिन पर पंचायत कानून बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
तो कौन इनमें से सही मिला हुआ नहीं है? देखिए, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से है, ये गलत हो जाएगा। दूसरी अनुसूची तो आपके वेतन से संबंधित है, शपथ से संबंधित तीसरी अनुसूची है, तो सेकंड वाला आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? यानी चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध बताए गए हैं, यानी किस राज्य को, किस केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें राज्यसभा में मिलेंगी, वो इसमें बताया गया है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? अभी हमने देखा था राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच में। ऑप्शन बी सही आंसर आपका हो जाएगा। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है, यह राज्यों में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्र यानी कुछ नियत क्षेत्र जो यहां पर लिखा है उनसे संबंधित है, इन 4 राज्यों को छोड़कर, तो पहला वाला तो सही है। दूसरा है, 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएंगी, ये भी आपका सही है। तीसरा है, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन करने के लिए विनियमन कानून बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, राज्यपाल इनके लिए अधिकृत है। अनुसूचित क्षेत्रों वालों राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, ये भी आपका सही है। केवल तीसरा वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कितने अध्याय यानी भागों में विभाजित है? तो हमारे संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन डी। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन किया गया है? तो संविधान का भाग 1 आपके संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में किया गया है, जिसके अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 368। तो आर्टिकल पूछेगा तो ये, भाग पूछेगा तो ये, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? पंचायती राज से संबंधित हमने अनुसूची तो देख ली, जिसके तहत उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज से संबंधित भाग कौन सा है संविधान का? यह है भाग 9, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? डीपीएसपी का उल्लेख आपके भाग 4 में किया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में है, ठीक है, 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 8 किस से संबंधित है? देखिए, अनुसूची 8 भाषा से संबंधित है, लेकिन जो भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं इनसे संबंधित संविधान का भाग कौन सा है? तो भाग 8 आप कहेंगे, ठीक है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है, ठीक है। भाग 1 में संघ और राज्यों के क्षेत्रों के बारे में बताया है, भाग 2 में नागरिकता के बारे में, 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में, 4 में डीपीएसपी के बारे में, 4 क के अंदर आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, ठीक है। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या आपके संविधान के भाग 5 में करी गई है। जो संविधान का भाग 5 है, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक फैला है, और इसमें संघीय कार्यपालिका इसमें 52 से लेकर 78 तक आती है, इसमें किया गया है, ठीक है, संघीय कार्यपालिका का व्याख्या। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? वही क्वेश्चन आ गया, यूनियन टेरिटरी से संबंधित है भाग 8, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उल्लेख है? सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9 ख में दिया गया है।
भाग 9 आपके पंचायती राज से संबंधित है, 9 क आपके नगर निकायों से संबंधित है और 9 ख आपके सहकारी समितियों से संबंधित है। संघ और राज्यों के बीच संबंध संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो राज्यों और केंद्रों के बीच के संबंधों से संबंधित आपका भाग 11 है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक आपका संविधान का भाग 11 है। इसमें विधायी संबंध केंद्र और राज्यों के बीच और प्रशासनिक संबंध ये बताए गए हैं। विधायी संबंध आपके 245 से लेकर 255 तक हैं और प्रशासनिक संबंध आपके 255 से लेकर 263 तक हैं। क्योंकि एक बार पेपर में आया था कि भारत के संविधान के अनुसार संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों या विधायी संबंध किस आर्टिकल्स में है? तो 245 से 55 के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। आर्टिकल पूछेगा तो ये, भाग पूछेगा तो ये। संविधान का कौन सा भाग राजभाषा से संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है आपका भाग 17। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 6 में दिए गए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नागरिकता को भी हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था, किस अनुच्छेद में किसके लिए नागरिकता के प्रावधान है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सब हमने डिटेल क्लास में देखा है। किस अनुच्छेद में तहत संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिक अधिकारों का नियमन किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत है कि संसद नागरिक अधिकारों के लिए कानून बना सकती है? आर्टिकल 11 के तहत। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कितने तरीकों से भारतीय नागरिकता पाई जा सकती है? यानी कितनी शर्तें हैं, कितने तरीके हैं भारत की नागरिकता पाने के? भारत की नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं। आप जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुगत तरीके से कर सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा या क्षेत्र सम्मिलित होने के द्वारा। 5 तरीकों से नागरिकता मिल सकती है। नागरिकता गंवाने के कितने तरीके हैं? नागरिकता गंवाने के 3 तरीके हैं। पहला, नागरिकता का आप परित्याग कर दीजिए, खुद ही छोड़ दीजिए। दूसरा, सरकार आपकी नागरिकता खत्म कर दे। और तीसरा, वंचित किया जाए, यानी आपको नागरिकता दी ही ना जाए। 3 तरीके गंवाने के, 5 तरीके पाने के। नेक्स्ट है, लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो हमने इनको भी देखा था कि नागरिकता वाले टॉपिक में कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, केवल इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त हैं। वो है आपके आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। बस इन 5 को आपने याद करना था। ये तीनों भारत के नागरिकों को, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ऑप्शन डी सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हम जलवायु, मानसून, कोपेन का वर्गीकरण उनको देखेंगे। भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? तो हमने देखा था भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। अगर आपसे पूछेगा भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है तो भी आंसर यही करेंगे। भारत किस जलवायु वाला देश है तो भी आंसर आप यही करेंगे। ठीक है, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? जो क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? उसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कोपेन ने भारतीय जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो कोपेन ने भारत की जलवायु को 9 भागों में बांटा है। जो आप देखते हैं अलग अलग पेपरों में, AMW देखते हैं, CWG देखते हैं, AW, BSHW, ये सब कोपेन का वर्गीकरण है जिसमें उसने अलग अलग जलवायु प्रदेशों को इन अक्षरों से डिनोट किया है, इन अक्षरों से अंकित किया है। डिटेल वीडियो में हमने इनको देखा था कि कौन सा अक्षर किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है और भारत में किन क्षेत्रों में ऐसी जलवायु पाई जाती है। अगर आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है आप उसे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कोपेन ने उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश को किन अक्षर से अंकित किया है? तो देखिए, उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश को कोपेन के द्वारा AW अक्षर से अंकित किया गया है। AW आपका किस प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु प्रदेश। ऐसे ही आपके पूछे जाते हैं, बताइए AMW किसको करता है?
AMW आपका जो जलवायु है ये लघु शुष्क मानसून को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार AS की बात करें, ये आपके शुष्क ग्रीष्म मानसून को प्रदर्शित करता है, और BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? तो देखिए मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो मानसून शब्द है आपका अरबी भाषा के मौसम शब्द से निकला है, तो ये भी किस भाषा का होगा? अरबी भाषा का होगा। भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य तट से टकराता है? तो भारत में मानसून सबसे पहले केरल के जो तट है, मालाबार तट, इससे टकराता है। क्वेश्चन आता भी है कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? केरल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। एग्जामिनर इसी प्रकार आपको ऑप्शंस देता है कंफ्यूज करने के लिए। ध्यान रखना भारत में जो मानसून आते हैं दो प्रमुख हैं, एक आपका उत्तर पूर्वी और एक दक्षिण पश्चिमी। इस प्रकार का कोई मानसून नहीं आता। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून को ही लौटता हुआ मानसून कहते हैं, जिसको हमने डिटेल में समझा था। दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भी आगे जाकर दो शाखाओं में बढ़ जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अगर पूछेगा इन दोनों शाखाओं में से भी कौन सबसे ज्यादा बारिश करता है भारत में? अरब सागर की शाखा। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की दोनों शाखाओं अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा कहां पर मिलती है? ये दोनों किसकी शाखा है? दक्षिण पश्चिमी मानसून की, और ये दोनों छोटा नागपुर के पठार में मिलती हैं। निम्न में से किस मानसून को लौटता हुआ मानसून कहा जाता है? तो लौटता हुआ मानसून उत्तर पूर्वी मानसून को कहते हैं। पश्चिमी वाले को टिक मत करना, उत्तर पूर्वी मानसून को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और यही उत्तर पूर्वी मानसून है जब वापस जा रहा होता है तो तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश करता है शीतकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है शीतकाल में तमिलनाडु के तट पर जो कोरोमंडल तट कहलाता है, वर्षा का कारण क्या है? तो ठंडियों में तमिलनाडु के तटों पर शीतकालीन वर्षा होती है, जिसका कारण उत्तर पूर्वी मानसून अर्थात लौटता हुआ मानसून है। ठीक है, लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? तो लौटते हुए मानसून के द्वारा जो उत्तर पूर्वी मानसून है, इसके द्वारा सबसे ज्यादा बारिश तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी भागों में वर्षा किस कारण होती है? तो देखिए शीतकाल में जो तमिलनाडु का तटीय इलाका है वहां पर तो लौटते हुए मानसून के कारण हो रही है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण हो रही है, लेकिन शीतकाल में उत्तर भारत में जो बारिश होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसके भी हमने पूरा समझा था कि कैसे जो भूमध्य सागर है वहां पर आपके चक्रवात उठते हैं, बादल वहां पर बनने शुरू होते हैं, और फिर उन चक्रवातों को एक हवा आती है पश्चिम की तरफ से जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है, उन चक्रवातों को भारत ले आती है और फिर यहां पर बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितनी ऋतुओं में बांटा गया है? तो भारतीय मौसम विभाग ने भारत की जलवायु को 4 ऋतुओं में बांटा है, शरद ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा होता है? तो शीत ऋतु में भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास होता है, जो कि आपके लद्दाख में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में असम और बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती है, जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को बंगाल में क्या कहा जाता है? तो देखिए गर्मियों के मौसम में ग्रीष्म ऋतु में असम और बंगाल में तेज हवाएं चलने लगती हैं, जिनकी वजह से वहां पर बारिश होती है। ये कारण है आपका पूर्व मानसून के द्वारा। मानसून आने से पहले जो बारिश होती है उसी के वजह से ये सारी हवाएं चलती हैं। इन हवाओं को पश्चिम बंगाल के अंदर काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, ये जो हवाएं हैं मानसून आने से पहले चलती हैं बंगाल में, नॉर्थ ईस्ट में, उड़ीसा में, इनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। उड़ीसा के अंदर इनको नॉर्वेस्टर कहते हैं, बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, असम में इसे बोडो चिल्ला कहते हैं और कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं। तो चारों एक ही के नाम हैं। जो पूर्व मानसून तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, उनके बस अलग अलग राज्यों में इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, और इन्हीं तूफानों की वजह से जो मानसून पूर्व चक्रवात आते हैं, इन्हीं तूफानों की वजह से जो वर्षा होती है केरल की साइड, कर्नाटक की साइड, उस वर्षा को केरल में आम्र वर्षा कहते हैं और कर्नाटक में उसे कॉफी वर्षा कहते हैं। इसे भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने
वीकली रिवीजन की छठी क्लास को यहां पर कवर किया। आज के वीडियो में 74 क्वेश्चन हमने देखे, जिसमें हमने कोपेन के वर्गीकरण से रिलेटेड, भारत के मानसून से रिलेटेड, वर्षा से रिलेटेड, साथ में संविधान के कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहां पर कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।